जनों का नमस्कार है। और यूकेपीएससी की जो ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती 2024 आई हुई है, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र आप सब लोगों की डिमांड पे उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा हम आज करेंगे। और इसमें नंबर दिए हुए हैं जिससे आप आगे जुड़ सकते हैं ग्रुप से। और जो टेक्निकल सपोर्ट है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी बालावाला देहरादून है, तो उनके सौजन्य से ये टेक्निकल सपोर्ट मिला है। ये जो ग्राफिक्स वगैरह आप देख रहे हैं कलरफुल से, तो आगे बढ़ेंगे। आज के डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड जो पेपर है, इसका नाम है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या है, ये सेकंड पेपर है। इसमें टोटल मिलाकर के 180 प्रश्न होने हैं 3 घंटे के अंदर, और 360 अंक मैक्सिमम इसमें होने। कुल मिलाकर के जो ये सिलेबस है इस पेपर का, उसको 8 यूनिट में इन्होंने तोड़ा हुआ है। और इसके दौरान ये क्या चेक करने की कोशिश करेंगे कि प्रधानाचार्य के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी कैंडिडेट पे, वो कितना फुलफिल करता है। ठीक है ना। तो जैसे कि नेतृत्व क्षमता हमारी क्या है, या हमारे सुपरविजन की क्वालिटीज़ क्या है, या हम शैक्षणिक रूप लेवल पे हम कितने परिपक्व हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना है हमने। तो जो पहली यूनिट है इसमें, उसका नाम है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया वातावरण कैसा है हमारे देश के अंदर, शिक्षा का वातावरण कैसा है, इस चीज़ को ये समझना चाह रहे हैं कि आपको कितनी समझ है। ठीक है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा की दशा और दिशा तय करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी आदि बनी, तो हम उन्हें समझें, ये वो चाहते हैं। ठीक है। और इसके बाद एजुकेशन का क्या लेवल था इससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, और उसके बाद हमने मतलब क्या टारगेट बनाए, मतलब हम अपनी एजुकेशन को कहाँ ले जाना चाह रहे थे, कैसी हमारी योजनाएं रहनी चाहिए थी अपने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो इन सब का अध्ययन हमारे को करना है इसके अंतर्गत। जैसे ये चाहते हैं कि हम विद्यार्थियों की स्थिति कैसी थी और कैसी हो गई, अध्यापक की स्थिति कैसी थी और कैसी हो गई, और इसी तरीके से जो समाज के अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए, हमने अपने समाज का निर्माण करना है, उसके अनुसार जैसी शिक्षा होनी चाहिए, उसको बनाने के लिए हमने कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं, कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कमीशन भी आते हैं, आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसमें कमीशन में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नाम भी लिख करके लिखा हुआ है इन्होंने, तो इस पे प्रश्नोत्तरी आएंगी आपकी। शिक्षा जो आयोग बना हुआ है एजुकेशन कमीशन 1964-1966 वाला जो ये रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पुरानी शिक्षा नीति 1986 वाली जो आई थी, और नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का जो हमारा अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जिसे कहते हैं, ये भी हमें इसमें थॉरो पढ़ना है। साथ साथ हमें उत्तराखंड की शिक्षा नीति और शैक्षिक कार्यक्रम को भी समझना है, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में एक प्रदेश है। शिक्षा किस तरीके का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है, जिसको कि केंद्र भी देखता है और राज्य भी देखता है। तो राज्य ने तो, केंद्र ने तो कुछ नीतियां बनाई, पर राज्य भी तो नीति बनाएगा। तो उत्तराखंड की अपनी भी शैक्षिक नीति रहती थी। हालांकि हमें पता है कि नई शिक्षा नीति जो अब ये लॉन्च हुई थी 12 जुलाई 2022 को, उत्तराखंड ने भी अपने यहाँ लागू कर दी थी। ठीक है ना। और उत्तराखंड ने कहा है कि हम पहले ऐसे राज्य हैं जिन्होंने की है अपने यहाँ लागू की है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो हमने राज्य स्तर पर अडॉप्ट की हैं, जैसे आरोही योजना जो कि हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए हुई है, उदयमान छात्र योजना, इसी तरीके से मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना, ये बालाश्रय योजना किससे, अनाथ बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। इस तरीके की योजनाएं जो विशेष रूप से उत्तराखंड के अंदर चलती हैं, इसके बारे में भी ये आपकी जानकारी टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और ये चीज़ देखिए, इस यूनिट को आप मान सकते हैं कि ये रिलेटिवली थोड़ी सी ईजी यूनिट है। किस तरीके से ईजी है, क्योंकि इसके कुछ कंटेंट जो हैं उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी नाम बता करके बोले आपको, ये आयोग है ना, ये शिक्षा नीति है, तो ये कुछ मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाता है आसानी से। ठीक है ना। तो इसलिए, और बीएड के पहले फर्स्ट ईयर में ही पहला पेपर जो होता था, उसको हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कहते थे। तो वो वाला जो है, वो पेपर हूबहू मतलब समझ लीजिए कि इसके पढ़ने लायक मटेरियल उससे मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि आपको मिल सकता है इसका स्टडी मटेरियल, इसलिए ये थोड़ा इजी की कैटेगरी में मैंने इसको, और मार्क्स लेने की कैटेगरी में रखा, क्योंकि 40 मार्क्स इसमें से आने हैं। ठीक है ना। अब अगर आप बोलें कोई बुक की बात, तो देखिए बुक के हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है, जो हम लोग भी लाइब्रेरी में पढ़ते थे अपने यहाँ, ये
श्रीनिवास मोहंती की बुक, ये वाली जो मैंने आपको इसका पेपर ये लगा रखा है, कवर पेज लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे, तो ये एक इसकी स्टैंडर्ड बुक है, आप इसको इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये देखिए, मैं इसमें आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का मुझे ई कंटेंट या नोट्स के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए लगातार मांग आपकी तरफ से आ रही थी। तो मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि ये हिंदी माध्यम में ये नोट्स अब उपलब्ध हो चुके हैं, जैसे कि मुझे ग्रुप के माध्यम से जानकारी भेजी गई है। तो नीचे दिए गए नंबर, ये 8979 वाले, ये दोनों नंबर, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस तरीके के कुछ 40 पीडीएफ के अंदर लगभग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे के सारे नोट्स बना करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है, सिलेबस के अंदर आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। और ये केवल सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं, जिससे आपका समय और श्रम बचेगा और तैयारी ज़्यादा फोकस हो जाएगी, ठीक है ना, जैसा मुझे ग्रुप के एडमिन ने बताया। और ये भी बताया उन्होंने कि आप लोग अगर फ़ोन ना करके केवल व्हाट्सएप करें तो उतने में ही काम चल जाता है, क्योंकि बार बार फ़ोन रिसीव करना शायद उनके लिए भी थोड़ा ट्रबलसम है। तो आप इस चीज़ का कृपया करके ध्यान रखेंगे। बाकी सारी डिटेल मैंने इस पेज में दे दी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर की जो हमारी यूनिट है उसका नाम है शैक्षिक नेतृत्व, मतलब लीडरशिप, ठीक है ना। अब लीडरशिप की जो ये शैक्षिक नेतृत्व, इसके अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए, नेतृत्व का एक तो मतलब समझना है हमने पूरे तरीके से, उसके गुण, नेतृत्व के कुछ गुण होते हैं, नेतृत्व कुछ सिद्धांतों पर चलता है और इसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को साथ साथ नेतृत्व का मापन भी किया जाता है कि मतलब कौन नेतृत्व, किसके अच्छा अंदर ज़्यादा नेतृत्व की क्षमता है, किस पे कम है, तो इसका मापन इत्यादि ये सब पूछेंगे ये इसके अंदर। इसके लिए क्या है कि इम्पॉर्टेंट है कि नेतृत्व के अंतर्गत क्या क्या कार्य क्षेत्र आते हैं, आप इसको जरा जान लें, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या कार्य क्षेत्र आते हैं। विद्यालय क्रियाओं के बारे में हम मतलब नेतृत्व के अंदर पढ़ते हैं। नीति निर्धारण के अंदर को भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनको, प्रभावपूर्ण संचालन को, इन सब चीज़ों को मतलब इसके अंदर आपको फोकस करते हुए पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब नेतृत्व की बात की तो कोई एक प्रशासक, जैसे हम प्रिंसिपल बनेंगे तो प्रिंसिपल जो होगा उसका अपने काम करने की एक स्टाइल होगी। मतलब किसी प्रशासक की क्या होती है, एक स्टाइल होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे क्या कहते हैं, शैली कहते हैं, है ना, कहते हैं शैली। जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होते हैं, थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि भैया काम करते हो तो करो और नहीं करते हो तो मुझे लिखित में दे दो, या फिर मैंने तुम्हारे नाम का आदेश निकाल दिया। तो वो थोड़ा अथॉरिटेटिव प्रशासक होते हैं। जबकि कुछ लोग थोड़ा डेमोक्रेटिक होते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जब वो सब लोगों को बैठा करके बात करेंगे, बोलेंगे यार ये प्रॉब्लम है, बताओ कैसे कैसे करना है। तो ये उनकी क्या हो गई, स्टाइल हो गई, अलग अलग तरीके से काम करने का तरीका हो गया। इसी तरीके से कुछ लोग होंगे जो व्यवहारिक तरीके से काम करेंगे, और कुछ लोग केवल रूपांतरण शैली में काम करते हैं। रूपांतरण शैली मतलब वो चाहे कल ही आया हुआ, वो कहेगा कि भाई मेरे हिसाब से काम करो, भाई ऐसे बदल दो इसको, ठीक है ना। जबकि दूसरा आदमी क्या करेगा, थोड़ा देखेगा, सोचेगा, समझेगा कि इस सिस्टम में ये फिट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये काम करने की क्या है, शैली है। और हर शैली के क्या है, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए आपको इन शैलियों को जानना भी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी होते हैं, ठीक है ना। और जिसको जानने के लिए क्या, सिद्धांतों को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, नेतृत्व की कुछ प्रकृति को भी जानना पड़ता है। अब नेतृत्व क्या चीज़ है, नेतृत्व क्या है, सबको साथ लेकर के चलना है ना, यही तो नेतृत्व हुआ। तो इसमें एक तो नेतृत्व के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाती है, एक तो सबको साथ लेकर के चलना, ये नेतृत्व का एक बड़ा जरूरी समझ लीजिए कि इसकी प्रकृति है। जरूरत पड़ने पे क्या है, परामर्श देना, ये भी तो एक नेतृत्व की प्रकृति है। मान लो मैं गया अपने प्रधानाचार्य पे, मैंने कहा जी मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो एक तो ये हो सकता है कोई प्रधानाचार्य कहे भाई 4 दिन की तू CL ले और अपना निकल ले, ठीक है ना। तो दूसरा प्रधानाचार्य कोई युक्ति बता सकता है कि भाई तेरे 4 छुट्टियां अभी तू खत्म कर देगा तो उस पूरे साल भर क्या काटोगे, है ना। तो वो उस तरीके से कोई युक्ति, परामर्श, इस तरीके की चीज़ें भी बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करना है, तो शक्तियों का सही उपयोग करना ये भी आना चाहिए। समय का सही उपयोग करना ये भी मतलब प्रशासक को आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पता चले कि तब तक हमने काम टालते रहे और बाद में पता चला अभी इलेक्शन भी है, अभी मूल्यांकन भी है, इधर ही उधर ही है, और तब तक हमने रिजल्ट भी निकालना था अपने 11वीं 9वीं 11वीं का, तो वो सारा का सारा काम एक टाइम पे पूल अप हो गया, है ना। तो इस तरीके से इन सारे एलिमेंट को, सहयोग देने लेने को, प्रेरित करने को, इन सब चीज़ों को बहुत महत्व देते हुए आपको क्या करना है, नेतृत्व के बारे में जानकारी रखनी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ सिद्धांत होते हैं, तो ये सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं, सिद्धांत कहना चाहते हैं कि एक तो सिद्धांत ऐसा है जो ये कहता है कि नेतृत्व का जो गुण होता है आदमी के अंदर रहता है, ठीक है ना।
तो वो एक अच्छा नेता होता है, या नेता वही होते हैं जिनके अंदर उनके गुण होते हैं। जबकि दूसरा सिद्धांत क्या मानता है कि नेतृत्व क्या है, एक व्यवहार है, ठीक है, और जिसके लिए प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। मतलब अगर हम किसी को प्रशिक्षित कर दें तो वो नेता बन सकता है, ठीक है ना। ये दो तरीके के अप्रोचेस है, देखिए, ठीक है ना। जैसे हम एक फेमस स्टेटमेंट पढ़ते भी थे कि उसमें कहते थे कि सम आर बॉर्न लीडर, सम अक्वायर लीडरशिप, एंड ऑन सम लीडरशिप इज थर्स्ट अपॉन, है ना। जिसका मतलब था कि कुछ तो जन्मजात नेता होते हैं, कुछ नेतागिरी सीख जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर नेतागिरी क्या की जाती है, थोपी जाती है। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम राहुल गांधी जी का इसमें उदाहरण देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बड़े परिवार में वो बिल्कुल पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए, तो उन पे एक तरीके से पॉलिटिकल ये एम्बिशंस थोपी गई। हो सकता है वो एक बहुत बड़े इंजीनियर हो सकते थे, लेकिन उन पे ये मतलब एक थोपी जाने वाली बात सी हो गई। मतलब जैसे हम कहते हैं कि वो मिसफिट, अगर कोई कहता है कि वो मिसफिट है, तो इस तरीके की बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्टेटमेंट भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा, ये भी क्वेश्चन नाम करके आ सकते हैं, ठीक है ना। और इनके सारे गुण आदि के बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। आगे देखिए, अगर आप मुझे पूछते हैं कि इसके लिए कोई बुक बताइए, तो मैं बुक, जैसा मैंने अपने एक दोस्त से भी पूछा कि लाइब्रेरी में इसके लिए कौन सी अच्छी बुक है उनके यहाँ, तो एक बुक उन्होंने मुझे लक्ष्मी प्रकाशन की बताई हुई, राकेश कुमार वशिष्ठ, एक तो ये बुक है, और एक ये जो बुक मैंने यहाँ पे सोनिया गोयल की ये दी हुई बुकमैन पब्लिकेशन की, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसका मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये दोनों बुकें रेफ़र की जा सकती हैं। मैंने इनफैक्ट इनका जो कंटेंट है उसको मैच भी कराने की कोशिश की, तो काफ़ी कंटेंट ऐसा है कि ये हमारे कंटेंट से मैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये दोनों की दोनों बुकें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, तो अगर आप लोग कहीं भी हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मगर एक तो इनके अंदर एमसीक्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक शेप में है, और दूसरा थोड़ा इसमें एक नेतृत्व का मापन जिसे कहते हैं, ये वाला टॉपिक भी मैंने पाया कि ये भी इन दोनों बुकों में नहीं था। बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी मिलने लायक चीज़ें थी। तो आप इन दोनों में से किसी बुक को, जो मैंने आपको बोला अभी, राकेश इसकी शर्मा की, और राकेश कुमार वशिष्ठ की, और ये सोनिया गोयल की, इन दोनों की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। अब तीसरी यूनिट में चलें, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ से अवगत हो जाएं कि ये एक जो बैनर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी, बालावाला देहरादून में सिचुएटेड है, और 30 साल इसको इस एकेडमिक्स में हो चुके हैं। ये पैरामेडिकल के कोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। पैरामेडिकल साइंसेस में बच्चों का कैरियर बहुत अच्छा इसमें बनता है, क्योंकि आप सभी लोग लगभग प्रधानाचार्य के कार्य को वहन कर रहे हैं, और बच्चे जो पास आउट होते हैं, जो बहुत मेधावी अच्छे बच्चे होते हैं, तो उनको कैरियर में अच्छा रास्ता बताना भी हम लोगों का कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्या है, दायित्व है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को, क्योंकि 30 अप्रैल को हमारे यहाँ रिजल्ट भी निकलना है, तो उस समय बच्चे क्योंकि सारे ही आएंगे, तो जो सबसे मेधावी छात्र हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको आप ज़रूर इन कोर्सेज़ के लिए, साइंस जो बैकग्राउंड से हैं बच्चे, उनको आप इन कोर्सेज़ के लिए रेफ़र कीजिए। इनके पास फार्मेसी के डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर्स कोर्स हैं, फिजियोथेरेपी के भी इनमें बैचलर और मास्टर्स कोर्स हैं। ये अप्लाइड केमिस्ट्री के बेसिक साइंसेस के कोर्सेज़ कराने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर के कोर्स कराने के लिए अच्छा नाम रखती है। और क्योंकि 30 साल से चल रही हैं, तो इनके जो एलुमनाई बेस है वो भी बहुत वास्ट है, जो कि एक बहुत डायरेक्ट बेनिफिट होता है बच्चों के प्लेसमेंट में। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चे जब आपके पास आएँ, तो आप इनमें से कुछ कोर्सेज़ के लिए, अगर वो इंटरेस्टेड हों, तो इन लोगों को परिचित कराएँ, इस यूनिवर्सिटी की जानकारी दें। और अगर आप कहेंगे, तो जब ये बच्चे वहाँ पे एडमिशन के लिए जाएँ, तो उनके पीआरओ या एचआर को इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपको मैंने रेफ़र किया या किसी ने आपको सजेस्ट किया है। और क्योंकि हमारे बच्चे लो इनकम ग्रुप के हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो इस माफिक की, अगर कुछ इनकी फ़ीस छोड़ी जा सके या कम की जा सके, स्कॉलरशिप की जा सके, तो उसका भी प्रयास बराबर करेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम आ जाते हैं। तो ये थर्ड यूनिट जो है, इसका नाम है शैक्षिक संस्था का प्रशासन, ठीक है ना। अब ये प्रशासन की बात आ गई, क्योंकि हमने एक प्रशासक बनना है उसके अंदर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो हमारे को प्रशासन के गुण भी सीखने हैं। जो सिलेबस के अंदर मुख्य 4 बिंदुओं पर इन्होंने जोर दिया हुआ है, वो एक तो पाठ्य चर्चा के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, एक वो समय सारणी के ऊपर, आप देख सकते हैं कि समय सारणी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये अनुशासन और मूल्यांकन, इन 4 बिंदुओं के ऊपर क्या है, ये एक प्रशासक को शैक्षिक संस्था में प्रशासन के 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को अवयव मान रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर आप डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि इसके कुछ और भी अंग हैं,
जैसे मैंने पाया कि इसमें जैसे को करिकुलर एक्टिविटी इन्होंने मिस कर दी, इसी तरीके से शिक्षक अभिभावक संघ ये भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए था। विद्यालय के अभिलेख और निरीक्षण, ये सारे पॉइंट हैं जो कि इसमें आएंगे, मतलब हालांकि इन्होंने इसमें नाम लिख करके नहीं लिखे हुए हैं सिलेबस में, लेकिन ये ज़रूर आएंगे और किसी न किसी रूप में इन्होंने आगे इनको पूछने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको मिस नहीं कर सकेंगे, इनको भी आपको जोड़ करके चलना पड़ेगा। इसी प्रकार स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका स्ट्रक्चर जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके सिद्धांत जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसके कार्य जानना, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसके लिए शैक्षिक संस्था के प्रशासन के लिए अगर मुझे पूछेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट बुक मैं इसके लिए बताऊं, तो जैसा मैं इसके कंटेंट को देख करके समझ पाया हूं, वो एक डॉक्टर R.A. शर्मा, इनकी ये बुक है जो मैंने बैनर आपके आगे मोबाइल में लगाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले आप इसका कंटेंट पढ़ के निश्चित हो जाइए कि ये आपके ज़्यादा काम आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। वैसे इसमें मैनेजमेंट लगभग सारे पॉइंट दे रखे हैं, जैसे वित्तीय मैनेजमेंट वगैरह भी और फिजिकल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें दे रखी है। तो आप इसको देख करके भी एक बार निश्चित हो जाएंगे और तब जा करके इस बुक को ऑर्डर करेंगे अगर आपने इसको मंगवाना है तो, है ना। और ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन आपको देखना पड़ेगा अगर आप हिंदी माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो हमारी यूनिट है, चौथी यूनिट है हमारी शैक्षिक संस्था में समावेशन, है ना। तो समावेशी शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, आपको पता ही है। और अब ये देखिए, जैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है ना, और यहाँ समान अवसर की बात हमेशा चलती रहती है, अवसर की समानता, है ना। तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं वो अलग अलग सामाजिक परिवेश से या आर्थिक परिवेश से या सांस्कृतिक, शारीरिक, बौद्धिक, बहुत मतलब या व्यवहारिक गुणों में इन पे क्या होती है, उनके अंदर भिन्नताएं होती हैं। हमारे पे सारा बच्चा एक जैसा नहीं आता, और अगर हमने उनको अलग अलग ट्रीट किया, अलग अलग तरीके से पढ़ाया उनकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर या किसी अन्य क्षमताओं के आधार पर, तो उससे क्या हो जाएगा, उनके अंदर समावेशित होने की भावना या बराबरी की भावना विकास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है उनको एक मुख्य धारा से जोड़ना। और मुख्य धारा से कैसे जोड़ पाएंगे, जब वो एक क्लास में सभी एक जैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, एक जैसे अवसर प्राप्त कर रहे होंगे। तो अब यहाँ जा करके क्या हो जाता है कि ये जटिलता यहाँ पे आने लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक जटिलता आने लगती है। देखिए, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप यूँ नहीं समझेंगे कि हमारे मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, तब तक आप पढ़ने के लिए डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप अगर देखें कि कोई, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर को देखें, तो डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाएगा तो एक ही तरीके के मरीज जाएंगे, सभी को बुखार लगा हुआ है, सभी छोटे बच्चे हैं, सभी के गले में दिक्कत है तो ईएनटी वाले पे सब ईएनटी वाले में पहुंच रहे हैं, हार्ट के का डॉक्टर है तो सब हार्ट वाले मरीज पहुंच रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है। देखिए, इसी तरीके से अगर आप किसी वकील के पास जाएंगे तो वकील जो है एक डेफिनेट टाइप का काम करता है। वो एक तो ये है कि जो ज़मीन की दाखिला खारिजी करता है, रजिस्ट्री कराता है। एक आदमी ऐसा है जो केवल मैरिज के ही केसेस देखता है, एक जो है क्रिमिनल केस देखता है, एक फौजदारी रंगदारी के ही केस देखता है। तो वो क्या हो जा रहे हैं, वो ज़्यादा पेशेवर हो जा रहे हैं, मतलब एक काम को कर रहे हैं वो, है ना। या किसी व्यापारी की बात करें तो एक विशेष चीज़ का ही व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो ज़्यादा पेशेवर हो जा रहे हैं। पर एक टीचर की स्थिति इससे काफ़ी भिन्न है। उसको क्या करना है, हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कैसा भी शारीरिक क्षमता हो उसकी, कैसे भी वो सामाजिक परिवेश से या किसी भी आर्थिक परिवेश से आ रहा है ना। तो उसकी सारी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी, जेंडर, रिलीजन, इन सब चीज़ों को भी हमने क्या करना है, उसको एक अच्छी क्लासरूम देनी है, सभी बच्चों के लिए जो काम कर जाए ऐसी क्लासरूम देनी है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए हमारा प्रोफेशन क्या भी माना जाता है, एक नोबल प्रोफेशन भी माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें एक ऐसा वातावरण विद्यालय में तैयार करना है जिसमें सबको सीखने का समान अवसर हो। तो इन सबको आपको पढ़ना है, और साथ साथ एक चीज़ और पढ़नी है आपने इसमें पढ़नी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो हमारी आई हुई है, उसमें इस समावेशी एजुकेशन के ऊपर क्या क्या गाइडलाइंस है, वो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे फिर उसके, है ना। आपको विद्यार्थियों की मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है ना। आपको उनके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, अब हम क्या करते हैं स्कूलों में, लगभग सारे ही काम कर रहे हैं हम लोग तो, है ना। वहाँ बच्चों को दवाई भी देनी है हम लोगों ने, तो वहाँ पीएम पोषण भी हमने देना है, तो हमारे को बच्चे का एक पेरेंट बन के भी रहना है वहाँ पे, है कि नहीं। न केवल टीचर बनना है बल्कि उनके पेरेंट्स भी बनना है हमने, उनका, है ना, गार्जियन भी हमने बनना है। तो और उसके साथ साथ हमारे को बड़े नाजुक काम करने हैं, जैसे कैरियर गाइडेंस की अभी एंड काउंसलिंग की बात मैंने अभी कही आपको। तो इसके माध्यम से उनकी मतलब अगर उनको पढ़ने में कोई रुकावट आ रही है, आगे बढ़ने में कोई रुकावट आ रही है, परिवार से कोई दिक्कत संबंध है,
तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमको उनको परामर्श भी देना है, काउंसलिंग भी करनी है। तो इतनी सारी चुनौतियाँ हमारे प्रोफ़ेशन से है, इसलिए हम लोगों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इन्हीं बातों पे ध्यान केंद्रित करते हुए ये क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से 4 यूनिट आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। समावेशी शिक्षा के अंदर अगर आप कोई बुक पूछेंगे, तो ये डॉक्टर सविता सक्सेना है, इनकी बुक ही मुझे 3-4 अलग-अलग एडिशन में मिली है। और ये समावेशी शिक्षा वाली जो ये श्री विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन वाली है, ये मैंने आपको इसलिए रेफ़र की क्योंकि मैंने ये पाया कि हमारे इससे कुछ काफ़ी संबंधित है ये, तो आप इस बुक को भी अगर चाहें तो आप अपने उसमें डाल सकते हैं, अपने जो रिकॉर्ड में डाल सकते हैं, जो मंगवाना है। और एक आखिरी बात जो मैं आपको कहूँगा कि अब देखिए, आप लोग सब मानेंगे कि इसमें मेहनत लग रही है ना, कंटेंट बनाने में, क्योंकि अब ये सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी हमने कंटेंट बनाया है और शायद आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो अगर सब कुछ सही है तो क्यों ना आप लोगों की तरफ से अभी एकदम से इसका एक सब्सक्राइब आप कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें, ताकि मेरा थोड़ा-सा मनोबल आप लोगों के कारण बढ़ता जाए। और निश्चित है कि अगर आप लोगों के द्वारा मेरे को अच्छे रिस्पॉन्सेस आएँगे तो फ्यूचर में भी इस प्रिंसिपल भर्ती जब तक जहाँ तक आगे बढ़ती रहेगी, वहाँ तक मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर सप्लाई कराता रहूँगा। बाकी मैंने आपको ई कंटेंट के लिए भी जानकारी दे दी है। आप लोग बस लगातार तैयारी करते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। इसका बचे हुए 4 टॉपिकों को, 4 जो यूनिट हैं, उनकी भी मैं वीडियो बना कर के बहुत शीघ्र आप लोगों को प्रेषित करूँगा। धन्यवाद।